हमारे पास एक्सेल के अंदर फॉर्मूला कोई भी मैथ का एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन होती है, जैसे कि आप कहते हो कि 2 + 3, तो ये क्या है? ये फॉर्मूला कहलाता है। इसके अंदर जस्ट मैथ्स के जो भी साइन है आपने पढ़े हुए हैं, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इस तरह के जहाँ पे साइन इस्तेमाल होंगे इसको आप बोलोगे फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि आप लिखते हो यस। इक्वल्स टू 2 + 9, तो ये एक्सेल के अंदर क्या कहलाता है? फॉर्मूला कहलाता है। ठीक हो गया। इसी तरह 2 × 4 क्या कहलाता है आपके पास? फॉर्मूला कहलाता है। लेकिन दूसरी जब बात की जाती है फंक्शन की, कि फंक्शन पहले से एक्सेल के अंदर वो चीजें होती हैं जो कि पहले से डिफाइन शुदा होती हैं और इनको आप इस्तेमाल करते हो। इनका एक खास नाम होता है, जैसे कि हम कहते हैं सम। अब इस सम का एक फंक्शन है, इसका एक खास काम है ये कि नंबर को प्लस कर देगा। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक राउंड ऑफ का फंक्शन होता है। ठीक है, एक एवरेज का हमारे पास फंक्शन होता है। तो जो यहाँ पे इस तरह के यूनिक नेम्स आ जाते हैं, आप इनको क्या बोलोगे? इनको फॉर्मूला नहीं बोलोगे बल्कि बोलोगे फंक्शंस। दोनों ही जो होते हैं इक्वल्स के साइन से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपने लिखना है स्टार्ट विद इक्वल साइन। ये इक्वल के साइन से स्टार्ट होते हैं, ये आपका साइन होता है। और किसी भी जगह जब आप इक्वल लिखते हो तो उसके बाद जो भी आप लिखोगे वो क्या कंसीडर होगा? या तो वो फॉर्मूला कंसीडर होगा या वो फंक्शन कंसीडर होगा। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टेबल है। यहाँ पे वैल्यू 1 लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू 2, और यहाँ पे एक आंसर का एक सेल बना हुआ है। आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसा टाइप करना है कि ये दो नंबर जो है ये प्लस हो जाए। तो आपने लिखा इक्वल्स टू, फिर लिखा 10, फिर लिखा प्लस, फिर लिखा 15, और फिर एंटर दबाया। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 25। मतलब कि एक्सेल खुद ब खुद प्लस करके आपको दे देता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 30 + 9, तो क्या आ जाएगा? 39। ठीक है, एक तरीका तो फॉर्मूला लिखने का ये होता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि एक्सेल के अंदर हर सेल का एक खास नाम होता है, जिसको हम सेल का रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल का रेफरेंस। सेल रेफरेंस यानी कि सेल नेम। सेल रेफरेंस जो है बेसिकली आप एक सेल के नाम को बोलते हैं जो कि एक्सेल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप ये देख रहे हो कि ऊपर एक कॉलम है जो कि एफ है। कॉलम्स के नाम जो होते हैं हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि A B C D। और रो जो होती है वो हमेशा नंबर से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो आपके सेल का नाम बन जाता है। जैसे कि इस वक्त ये वाला सेल एक्टिव है, इसका क्या नाम है? सबसे पहले आपने ऊपर से देखना है, ये C कॉलम में है, तो ये C। और कौन सी रो में है? 5, तो ये वाले कौन सा इसका सेल रेफरेंस क्या बना? C5। इसी तरह अगर इस सेल की बात की जाए तो ये किस कॉलम में है? सी में। और कौन सी रो में है? 8 में, तो ये क्या बन जाएगा? C8। तो सेल रेफरेंस ऐसे निकाला जाता है। सेल रेफरेंस निकालने का तरीका क्या आपको बताया है कि सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमने लिखना होता है कॉलम का अल्फाबेट, और साथ आपने मिला देना होता है रो का नंबर। जैसे कि आप कहते हो A13, तो ये आपको ये बता रहा है कि ए कॉलम का 13 वाला जो रो है उसके अंदर ये लिखा गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेल रेफरेंस को फॉर्मूला बनाने के लिए? आप पहले इस सेल में आए हो, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लिखना है। आपने लिखा इक्वल्स टू, आपने इस वाले सेल की वैल्यू को इसमें प्लस करना है। तो ये वाला सेल कौन सा है? ये वाला सेल है F कॉलम में, और कौन सी रो में? 14 में। तो आप यहाँ पे लिखो F14। फिर आप बीच में प्लस का साइन, यानी कि प्लस करना चाह रहे हो, ये वाले सेल को प्लस करना चाह रहे हो। कौन से कॉलम में है? ये G में। और कौन सी रो में है? 14 में। तो G14। और यहाँ पे आपने क्या दबा दिया? एंटर दबा दिया। ये G यहाँ पे अब G लिखा गया है, G14। तो इन दोनों को प्लस किया, एंटर दबाया, तो अब यहाँ पे ये प्लस होके आ गए। अच्छा, इसका फायदा ये होता है जब जब ये वाली वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखो वैल्यू तब्दील हो रही है। यहाँ पे 40 लिखा इनका जमा। ठीक है, यहाँ पे 60 किया तो ये तब्दील हो गया। तो हमेशा जब भी एक्सेल के अंदर आपने फॉर्मूला या फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो कोशिश ये करनी है कि सेल रेफरेंस के साथ इस्तेमाल किए जाए। ठीक है, सेल के नामों के साथ इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, जैसे कि ये F14 था तो आपने उसको ये बताया कि F14 वाले सेल को जमा कर दिया जाए G14 वाले सेल में। ठीक है, और फिर एंटर दबाओगे, क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखना है फॉर्मूला या फंक्शन जब भी लिखना हो तो इक्वल्स का साइन शुरू में लाजमी आता है। अगर इक्वल्स के बगैर लिखोगे तो गलती हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप
लिखोगे, ये कौन सा सेल बनता है हमारे पास, एफ, और कौन सी रो है, 14, तो F14, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे क्या है, ये G14, F14 मल्टीप्लाई बाय G14, और एंटर दबाया। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि 15 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 60 से। इसी तरह अगर माइनस करना चाह रहे हो तो बीच में माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, डिवाइड करना चाह रहे हो तो डिवाइड के लिए ये डिवाइड का साइन होता है, ठीक है, जिसको स्लैश भी बोलते हैं। तो ये डिवाइड हो जाएगा अब इस पे। ठीक है, तो 0.25 जो भी इसका आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इन वैल्यूज को तब्दील करते रहो, देखो डिवीजन की वैल्यू तब्दील होती रही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मार्कशीट है। मार्कशीट में कुछ बच्चे हैं, उनके इंग्लिश के मार्क्स हैं और कुछ के उर्दू में मार्क्स हैं। हमने ये कंसीडर किया कि इंग्लिश के नंबर भी 100 में से आए हैं और उर्दू के नंबर भी जो है वो 100 में से आए हैं। अब इनका हमने टोटल करना है इस सेल के अंदर। सबसे पहले इस सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू का मतलब ये है कि यहाँ से हम अपना फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमने पहला वाला सेल लिखना है जो कि है जी। जी कॉलम में है जी, और ये कौन सी रो है, 20, तो यहाँ पे लिखेंगे G20, और इसमें जमा कर देंगे H20। ये वाला जो उर्दू वाला है 80 जिसमें लिखा हुआ है, ये कौन सा, H20, तो हमने किया बीच में जमा का साइन, और यहाँ पे लिखा H20, और यहाँ पे दबाया एंटर, तो ये टोटल होके यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर अगले वाले सेल में करना है हमने, हम लिखेंगे इक्वल्स टू, और ये कौन सा सेल है, G21 जमा H21। ठीक है, तो ये जमा होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया परसेंटेज। परसेंटेज का आपके पास जो एक फॉर्मूला होता है वो याद रखना है। परसेंटेज का हमारे पास क्या फॉर्मूला है मैथ्स के अंदर, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हासिल करदा नंबर, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड किया जाता है टोटल मार्क्स से, और मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, 100 से। ठीक है, हासिल करदा नंबर को डिवाइड किया जाता है कुल नंबर से, और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो ये आपका परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैथ में हर जगह जब भी परसेंटेज निकालनी हो तो आपने हासिल करदा नंबर को टोटल नंबर पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अच्छा इमरान, यहाँ पे हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा इक्वल्स टू, हमारे पास हासिल करदा नंबर ये है ना 155। ठीक है, तो ये वाले सेल का एड्रेस दे देना, रेफरेंस दे देना है। तो सेल एड्रेस क्या है इसका, I20, तो यहाँ पे लिखेंगे I20, यानी कि I20 क्या है हमारा, हासिल करदा नंबर यानी कि ऑब्टेन मार्क्स। इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर से। टोटल नंबर किधर है, अब हमने कहा 100 नंबर का इंग्लिश है, 100 नंबर का उर्दू है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 200। ये खुद से लिख लेना, या किसी एक सेल में 200 लिख के उसका एड्रेस दे दो, या यहाँ पे 200 लिख दो, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और फिर 100। तो हमने क्या किया कि हासिल करदा नंबर यानी कि 155 को डिवाइड किया टोटल नंबर से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो इसकी परसेंटेज कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गई है। तो परसेंटेज कितनी बनी है इसकी, 77.5। तो ऐसे आप परसेंटेज 7। कैलकुलेट कर सकते हो। जी क्लियर है। सर आपसे कि एवरेज को बाय खुद कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले के अलावा खुद कैसे कर सकते हैं एवरेज को? हाँ, एवरेज को कैसे कर सकते हैं, जैसे कि फर्ज करें, क्योंकि वो भी एक फॉर्मूला ही है ना, खुद से बनाया गया। हमारे पास एक नंबर है, हम कहते हैं कि एक मैच में अफरीदी ने 15 मारा, एक में 25 मारा, एक में 50 मारा, एक में 60 मारा। ठीक है, अब एवरेज क्या हुई, ये उसके स्कोर्स हैं। भाई एक मैच में 15 मारा उसने, एक में 25, एक में 60, एक में 50। अब एवरेज का मतलब होता है दरमियानी वैल्यू। एवरेज आप कहते हो ना कि इतना हर मैच में वो करता ही करता। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू लिखते हो, ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं इन सबको जमा करते हो आपस में। यानी कि आप कहोगे कि L16, ठीक है, L16 जमा L17 जमा L18 जमा L19। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ना इसको ब्रैकेट में लगा लेनी है पहले। ठीक है, ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये सबसे पहले हल हो, यानी कि पहले जमा हो, और इनको आपने डिवाइड कर देना है। ये कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 4 कर दिया।
ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ये समझो, एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर्स होते हैं उन सबको जमा करते हैं। ठीक है, ये कितने थे, ये थे 1 2 3 4, इन सबको जमा करके किस पे डिवाइड कर देंगे, 4 पे। अगर ये 5 वैल्यूज होती तो सबको प्लस करके किस पे डिवाइड करते, 5 पे। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या एवरेज वैल्यू आ गई, 37.5। हमारे पास एवरेज जो होती है ना, बेसिकली मैं यहाँ पे इसका ना एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो एक फॉर्मूला हमारे पास एवरेज का होता है, वो हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये फॉर्मूला बस आपने याद रखना है। क्या होता है, यस सर, ठीक। हाँ, सम ऑफ सम ऑफ ऑल वैल्यूज, हाँ, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अच्छा, अब ये क्या है, इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज, इन सब का हमें करना पड़ेगा सम, इनको हमें करना पड़ेगा जमा। तो जमा कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो 15 लिखा हुआ है, अब आपने यहाँ पे ये 15 25 ऐसे लिखने का फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सेल में लिखा हुआ है तो सेल का हम रेफरेंस देते हैं। हमने लिखा L16, ठीक है, L17, L18, ठीक है, जमा L19। ठीक है और मैंने ये कहा था कि इसको ब्रैकेट में करते हैं। ब्रैकेट में क्यों करना है, क्योंकि एक्सेल के अंदर आपको पता है कि ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम पहले हल करना चाह रहे हैं। डिवाइडेड बाय कितनी ये वैल्यूज हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, वैल्यूज। हाँ, ये था L, ये, तो ये 4। तो ऐसे आपने डिवाइड करना है। ऊपर अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना, तो फिर एक्सेल समझ नहीं पाएगा कि पहले जमा करना है कि पहले डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो वो ये ना, वो पहले डिवाइड कर दे L19 को 4 से। ये हो रहा है ना, आपको नजर आ रहा है ना, ये गलती हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए हम इससे बचने के लिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ताकि वो सबसे पहले इसको जमा करे और फिर 4 पे डिवाइड करे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 37.5। अच्छा दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी सेल का आप फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, तो आपने इस सेल में हमने खुद से टाइप किया L16, ऐसे ही है, लेकिन हम इक्वल्स लिख के इस पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे L16 लिखा आएगा। फिर बीच में जमा का साइन लिखते हैं, फिर सेकंड सेल पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे L17 लिखा आएगा। फिर जमा का साइन दबाते हैं, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर जमा का साइन। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड से टाइप नहीं करना पड़ा, जिस सेल पे क्लिक सर करोगे उस सेल का रेफरेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप इसको 4 पे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद ये परसेंटेज हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, सेल रेफरेंस क्या होता है, और एक बेसिक आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल कर लेते हैं, और एक हमारे पास नंबर है 2, और इसका हमने लिखना है स्क्वायर ऑफ नंबर। एक कॉलम में बना रहा हूँ, एक नंबर लेते हैं और उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये बुनियादी हमारे पास ये इस तरह से बनेगा। आपने लिखना इक्वल्स टू, कौन से सेल के अंदर है, ये G35 में है, G35 मल्टीप्लाई बाय G35, बन नहीं रहा स्क्वायर क्या, अब ये तो 16 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप नंबर चेंज करते रहो, आगे ऑटोमेटिकली उसका स्क्वायर आता रहेगा। 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्यूब कहता हूँ, अच्छा यहाँ पे इस नंबर का क्यूब लेना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल इक्वल्स टू, G35 मल्टीप्लाई G35 मल्टीप्लाई G35। हाँ बिल्कुल शाबाश, यही ठीक है। तो क्यूब हो जाएगा, यानी कि जितनी बार आप लिखते रहोगे उतनी नब्बा नंबर जो होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होता रहेगा, और वो आपके पास आंसर की शक्ल में आ जाएगा। हाँ, तो कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे मैथ का कोई फॉर्मूला आपको मिले, फिजिक्स का मिले, आप उसको एक्सेल में बड़ी आसानी से लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंसिंग है, वो हम देखते हैं कि रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है, रेफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला और फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सेल का रेफरेंस क्या होता है कि सेल का एड्रेस कोई रेफरेंस बोलते हैं, जैसे कि ये सेल है इस वक्त, इसका रेफरेंस क्या, D10, यानी कि सेल का नाम कह लो, रेफरेंस कह लो, एड्रेस कह लो। एड्रेसिंग हमारे पास दो किस्म की होती है, एक को बोलते हैं रिलेटिव, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट। अभी इसको जरा भूल जाते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास सवाल है, इसको हल करते हैं। हमारे पास टोटल जो कमाया गया पैसा है वो 25,000 है, और 15,000 आपका खर्चा हो गया, यानी कि आपने 25,000 कमाया और 15,000 आपका खर्चा हो गया। तो आपकी इनकम क्या हुई, आपने कमाए हुए पैसों में से खर्च किए हुए पैसों को निकाल देते हो, तो आपके पास जो आपकी इनकम होती है, यानी कि इतना पैसा आपको बचा है। यानी वही एग्जांपल है कि आपकी अगर 40,000 तनख्वाह है, आपने बिल जमा कराया, सारा कुछ हुआ, एंड पे आपके पास कितने बचे हैं, आपने जितने खर्चे होंगे सारे आप माइनस कर लोगे। यानी कि B4 वाले सेल में से आपने माइनस कर दिया C4। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर दबाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया,
10,000 आ गए। अच्छा, यहाँ पे ये जो डॉलर का साइन आपको नजर आ रहा है ना, मैंने ये सारे सेल्स को इकट्ठा करके यहाँ से करेंसी किया ऊपर से। ठीक है, ये करेंसी, ये मैं बाद में बताऊंगा क्या चीजें होती हैं, ये आप करो ना करो आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सेल आ गया 42,000। ठीक है, टोटल रेवेन्यू है, उसका खर्चा हुआ 38,000, तो उसका इनकम क्या हुआ, कितना पैसा बचा उसको, तो इक्वल्स टू B5 माइनस C5। एंटर दबाया तो क्या आ गया आपके पास, 4,000 रुपए। अच्छा, अब देखो ये एक सीक्वेंस से हैं सेल सारे, तो अब ये है कि हमें बार बार टाइप करना पड़ा है एक ही फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सेल के अंदर सिर्फ हम फॉर्मूला अपना लिखेंगे, और फिर यहाँ नीचे से पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे सारे सेल्स में, तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला होगा अगलों पे भी लग जाएगा। अच्छा, अगलों पे ये लग जाएगा, क्यों लगेगा ये अभी देखते हैं हमारे पास के। ये देखो, पहला वाला सेल था B4 माइनस C4। जब भी किसी फॉर्मूले वाले सेल को नीचे की तरफ आप ड्रैग करते हैं, तो उसका जो रो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। कॉलम नंबर सेम रहता है, रो नंबर तब्दील हो जाता है। ये बात याद रखनी है, जब भी किसी फॉर्मूला वाले सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो उसका रो नंबर जो होता है अगले सेल में आके तब्दील हो जाता है, लेकिन कॉलम नंबर सेम रहता है। जैसे बी था तो नीचे भी बी आया, फिर बी आया, बी आया, लेकिन ये जो 4 है अगले में आके क्या हो गया, 5, यानी कि एक का इजाफा हो गया। हाँ, ये शो फॉर्मूला की शॉर्ट की होती है, शो फॉर्मूलाज की शॉर्ट की है कंट्रोल, और इसको टिल्ड बोलते हैं। ये 1 के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे की होती है कंट्रोल टिल्ड। ये पूछा जा सकता है आपसे कि अगर एक्सेल के सारे फॉर्मूला शो करवाने हो तो कैसे करवाएंगे। दोबारा कंट्रोल टिल्ड दबाते हैं, ये देखो दोबारा अब आपको वैल्यूज शो होना शुरू हो गई। फिर कंट्रोल टिल्ड दबाया तो आपके पास ये आ गया। जो ये मैंने एक सेल लिया और उसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो ऑटोमेटिकली उसका रो नंबर चेंज हो गया। इसको ही आप रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं, इतनी सी बात है। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मूला वाले सेल को नीचे की तरफ आप ड्रैग करते हो, तो उसका रो नंबर तब्दील हो जाता है और आपका काम भी आसानी से हो जाता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। अच्छा, एक फॉर्मूला वाले सेल को आप राइट साइड पे भी ड्रैग कर सकते हैं। राइट साइड पे जब आप एक फॉर्मूला वाले सेल को ड्रैग करते हैं, तो उसका उल्टा काम होता है। रो नंबर सेम रहता है, कॉलम नंबर चेंज हो जाता है। जैसे कॉलम यहाँ पे सी था, तो अगले सेल में ड्रैग किया इसको, सी क्या हो गया, डी हो गया। यहाँ पे डी था, अगले सेल में क्या हो गया, ई हो गया। यानी कि अगर एक फॉर्मूला वाले सेल को आप राइट साइड पे ड्रैग करते हो, तो उसका कॉलम नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन रो नंबर सेम रहता है। लेकिन एक फॉर्मूला वाले सेल को जब आप नीचे ड्रैग करते हो, तो उसका रो नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन कॉलम नंबर सेम रहता है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी मार्कशीट की तरफ। हमने जो यहाँ पे मार्कशीट बनाई हुई है, अच्छा, मार्कशीट के अंदर हमने यही काम किया था कि सबसे पहले हमने उसका टोटल मालूम करना था। हमने कहा इक्वल्स टू, इंग्लिश वाला सेल क्या है, G20 जमा H20, और एंटर दबाया, ये इसका आ गया टोटल। परसेंटेज मालूम करनी है, इक्वल्स टू हासिल करदा नंबर 155 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज आ गई। अच्छा, इस वाले सेल को भी नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, इन सब के कैलकुलेशन हो जाएगी। इस वाले सेल को नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, तो सारों की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो काम कितना आसान हो गया है। तो इसी को रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस।